दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 मई को यानी बीता हुआ संडे को डेथ हो गया था, इब्राहिम रईसी के निधन के बाद अब इस बात पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। इसके पीछे क्या मौसम है या मोसाद है, क्या इजराइल का हाथ इसके पीछे है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी मीडिया हाउसेज में इस पर बहसबाजी का भी दौर चल रहा है। तो दोस्तों इस पर विस्तार से चलिए समझते हैं कि आखिर इजराइल पर शक क्यों किया जा रहा है। तो नंबर 1 बात हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल पर आखिर शक करने के पीछे वजह क्या है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये हम चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिकन सैंक्शन जो ईरान पर लगाया गया है, क्या उसका भी कोई रोल यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो नंबर 3 है, यानी कि जिस पर हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे, वो है ईरान के जो सुप्रीम नेता हैं अली खुमैनी, उनके पुत्र मुज्तबा खुमैनी का भी क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल हो सकता है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। सबसे पहले दोस्तों मैप को समझते हैं। ये है हमारा देश भारत, महान देश भारत, और हमारे देश भारत से पश्चिम दिशा में ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है एशिया महादेश का ही, इस रीजन को कहा जाता है मिडिल ईस्ट एशिया यानी मध्य पूर्व एशिया। यहाँ पर जो देश हैं उनको जरा आप अच्छे से समझ लें। ये है ईरान, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये है तुर्की, ये है सीरिया, इराक, सऊदी अरब, और ये है इजराइल। इसके बाद दोस्तों चलिए आगे देखते हैं ईरान का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है वो रीजन, और उसके आसपास जो 2 देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान, उनको जरा चलिए समझते हैं, क्योंकि इसी के आसपास थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर आते हैं। ये रीजन है ईरान का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो बॉर्डर है ईरान का, चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के अगर देशों को आप देखेंगे तो ये इराक है, ये तुर्की है, ये आर्मेनिया है, और ये अजरबैजान है, और यहाँ पर है रशिया जो एक ज़माने में यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। 1991 में क्या होता है, 1991 में दुनिया की परिस्थिति ऐसा था और अमेरिका का भी विचार ऐसा था, यूएसएसआर फाइनली टूट गया। यानी आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के टूटने में अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि यूएसएसआर का दुश्मन अमेरिका था। अब देखिए यहाँ जो 2 देश आपको दिख रहा है, आर्मेनिया और ये क्या है, अजरबैजान, ये दोनों का अस्तित्व 1991 में आया, और ये दोनों ईरान के साथ सीमा भी साझा करता है इस लोकेशन में, और ये दोनों पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। चूंकि यूएसएसआर को टूटने में अमेरिका का भी एक रोल था, तो यूएसएसआर के टूटने से यहाँ जो 2 रीजन बने, इसको काकेसस रीजन भी कहते हैं, काकेसस पर्वत भी है यहाँ पे, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 में बना। दोस्तों जो अजरबैजान है ये कहीं ना कहीं अमरीकी गुट में चला गया जब इसका अस्तित्व सामने आया 1991 में, जबकि जो आर्मेनिया है यूएसएसआर के टूटने के बाद जो यूएसएसआर से मेन देश बना रशिया, उसके फेवर में कहीं ना कहीं आर्मेनिया चला गया, और उनके बीच विवाद का एक रीजन है नागोर्नो कराबाख, इस पर भी बात करेंगे। तो इन दोनों देशों के बीच विवाद का ये एक लोकेशन है। चलिए जरा कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ईरान का, तो यहाँ पर देखिए तुर्की के साथ बॉर्डर है, यहाँ पर इराक के साथ सीमा है। ये अजरबैजान का ही हिस्सा है, ये चूंकि अजरबैजान है उसका हिस्सा ये है। ये आर्मेनिया के साथ भी ईरान का यहाँ पर बॉर्डर है, और ये ईरान का और अजरबैजान के बीच बॉर्डर है। देखिए ईरान और अजरबैजान और ईरान और आर्मेनिया के बीच बॉर्डर बनाने का काम करता है अरश नदी। कौन सा नदी? अरश नदी। अरश नदी बॉर्डर के किनारे किनारे बहते हुए यहाँ से फाइनली क्रॉस कर जाता है, यहाँ तक बॉर्डर बनाता है। उसके बाद ये ज़मीनी बॉर्डर है, ठीक है, क्योंकि अरश नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिर जाता है, ये कैस्पियन सागर है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर बनाने का काम अरश नदी के द्वारा किया जाता है। तो ये एकदम बेसिक बात है, क्योंकि आपको जो मैं अभी समझाने वाला हूँ कि आखिर इजराइल पर शक क्यों किया जा रहा है, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ बेसिक को पहले समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये ईरान का एक स्टेट है जिसका नाम है ईस्ट अजरबैजान। क्या? ईस्ट अजरबैजान। और ये जो स्टेट है यानी प्रोविंस है ईरान का ही, इसका नाम है वेस्ट अजरबैजान। दोस्तों ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अजरबैजान है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्की है, और ये ईरान है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ पर रेलवे का भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ सड़क का भी निर्माण हो चुका है, जिसका ईरान के द्वारा कहीं ना कहीं एक विरोध भी किया जाता रहा है। दोस्तों 19 मई को क्या हुआ था? 19 मई को बांध का उद्घाटन करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और साथ ही साथ ईस्टर्न अजरबैजान के जो गवर्नर हैं उनके साथ गए हुए थे बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? जो बॉर्डर अजरबैजान के साथ है,
ठीक है। और ईस्ट अजरबैजान से वो गए हुए थे यहाँ पर, और वो जो बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे, वो बांध किस नदी पे था? वो बांध अरश नदी पर था। और उस बांध का नाम क्या था? जिस बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे, उस बांध का नाम था, उस डैम का नाम था किज क्लासी डैम। और ये जो डैम है किज क्लासी डैम, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट वेस्ट साइड में एक डैम पहले से ही ऑपरेटेड है, जिसका नाम है खोदा आफरीन डैम। तो इस डैम का जब उद्घाटन हुआ, तो इस उद्घाटन के अवसर पर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के जो अन्य टॉप ऑफिशियल थे वो तो थे ही, साथ ही साथ अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट थे इल्हाम अलीयेव, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। यानी किज क्लासी डैम के उद्घाटन के अवसर पर ये भी उपस्थित थे, इल्हाम अलीयेव। बांध का उद्घाटन वगैरह हो गया। जिस साइड पे बांध का उद्घाटन हुआ, यानी जो बॉर्डर एरिया है जो अरश नदी के तट पर है, वहाँ पर मौसम ठीक ठाक था। शाम में जो 3 हेलीकॉप्टर था, 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वे था, और एक हेलीकॉप्टर में ईरानी प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी। तो उन 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वे उड़ान भरता है, कहाँ के लिए? ईस्टर्न अजरबैजान, जो ईरान का प्रोविंस है, उसके कैपिटल तबरेज़ के लिए। लेकिन जैसे ही यह हेलीकॉप्टर आसमान में आता है, मौसम काफ़ी ख़राब होने लगता है और आसमान में घना कोहरा छाने लगता है, और जो विजिबिलिटी है महज 5 मीटर का हो चुका था। जबकि नॉर्मल कोई हेलीकॉप्टर को अगर चलना है तो विजिबिलिटी 800 मीटर होना चाहिए। उसके बावजूद भी हेलीकॉप्टर चलता रहा, और 3 हेलीकॉप्टर का जो कॉन्वे था, उसमें जो प्रेसिडेंट वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे, और साथ ही साथ ईस्ट जो अजरबैजान है वहाँ के गवर्नर भी थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, यानी उसका हार्ड लैंडिंग हो जाता है, कहने का मतलब धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद तो आपको पता ही है, सर्च ऑपरेशन वगैरह चलता है, और अगले ही दिन यानी 20 मई को, सोमवार को घोषणा कर दिया जाता है कि ईरान के राष्ट्रपति गुजर चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। तो उसके बाद से ये विवाद काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे मोसाद हो सकता है या मौसम जिम्मेदार है? चलिए और समझते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि यहाँ पर इजराइल का हाथ है या नहीं है, और इजराइल पर जो शंका व्यक्त किया जा रहा है किस हद तक वो सही हो सकता है, तो आपको ये समझना होगा कि अजरबैजान का जो रिलेशन है वो इजराइल के साथ कैसा है। तो चलिए ज़रा इसको समझते हैं। जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, चूँकि ये 2003 से ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, तो इनका एक बयान आया था 2009 में, और अमेरिकी डॉक्यूमेंट से लीक जानकारी था वो। इसका मतलब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं कहा, लेकिन अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, उन्होंने 2009 में एक बार कहा था कि अजरबैजान और जो इजराइल का संबंध है वो आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग को आपने देखा होगा, यानी कि बर्फ़ को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा तो उसका 9/10 हिस्सा पानी के नीचे रहेगा, जबकि 1/10 हिस्सा ही पानी के ऊपर है। कहने का मतलब ये है, अजरबैजान के प्रेसिडेंट का वो जो बयान था 2009 में, उसका मतलब ये है कि हमारे देश अजरबैजान और इजराइल का रिश्ता ऐसा है कि 9/10 पानी के नीचे है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे बीच का समझौता है वो दिखता नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है काफ़ी गहरा है, इतना गहरा है कि दुनिया को दिखता नहीं है, क्योंकि जो बर्फ़ को पानी में डालिएगा तो उसका 1/10 हिस्सा ही दिखेगा। तो दुनिया को बस ये लगता है कि अजरबैजान और इजराइल में ठीक ठाक दोस्ती है, जबकि ये दोस्ती कहीं ज़्यादा गहरी है। दोस्तों देखिए, अजरबैजान को अगर आप समझना चाहते हैं तो अजरबैजान पहले क्या था? यूएसएसआर का हिस्सा था, और यूएसएसआर का दुश्मनी किससे था? अमेरिका से। जब यूएसएसआर टूटा 1991 में, अजरबैजान एक अलग देश बना, स्वतंत्र देश बना, तो अमेरिका ने इससे अपना नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं यूएसएसआर से जो सबसे बड़ा देश अलग हुआ था, रशिया, उसका दोस्ती अर्मेनिया के साथ स्टार्ट हो गया। दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रीजन है इसका नाम है नागोर्नो कराबाख, और ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। नागोर्नो कराबाख को लेकर के अभी तक 2 बार युद्ध हुआ है। जो पहला युद्ध हुआ था वो चला था 1988 से लेकर के 1994 तक, जबकि जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 2020 में हुआ था। दोनों ही युद्धों में अजरबैजान का जो पलड़ा है वो भारी रहा था, और नागोर्नो कराबाख का जो एरिया अर्मेनिया के पास था वो छोटा होते चला गया। लेकिन अभी भी नागोर्नो कराबाख का एक ठीक ठाक एरिया अर्मेनिया के पास है। देखिए, ये जो 2 नागोर्नो कराबाख को लेकर के युद्ध हुआ था, इसका एक बहुत बड़ा खासियत ये था कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके द्वारा अजरबैजान को दोनों ही नागोर्नो कराबाख युद्ध में मदद किया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल और अजरबैजान का रिश्ता क्या है। जबकि अगर ईरान की बात किया जाए नागोर्नो कराबाख युद्ध के संदर्भ में, तो ईरान ने किसको सपोर्ट किया है? आर्मेनिया को। जबकि दोस्तों अगर हमारे देश भारत की बात किया जाए तो हमारे देश भारत ने हाल के वर्षों में आर्मेनिया को वेपन सप्लाई भी शुरू किया है। तो इस रीजन में अगर बात किया जाए,
हमारे देश भारत के रिगार्डिंग, तो हमारा संबंध ईरान के साथ ठीक ठाक है। इसके अलावा इस रीजन में बात किया जाए तो हमारा संबंध आर्मेनिया के साथ भी ठीक ठाक है, जबकि ईरान का भी संबंध आर्मेनिया के साथ ठीक ठाक है। अगर इंटरनेशनल स्तर पर बात किया जाए तो अज़रबैजान को इजराइल का तो सपोर्ट है ही, अमेरिका का भी बैकवर्ड सपोर्ट है, जबकि अगर आर्मेनिया की बात किया जाए तो इनडायरेक्ट रूप से रशिया इसे सपोर्ट करता है और भारत के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है और ईरान भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि नागोर्नो कराबाख मुद्दा को लेकर के अज़रबैजान और इजराइल के बीच जो दोस्ती है, जो मित्रता है, काफ़ी गहरा है और इस मुद्दा को लेकर के ईरान और अज़रबैजान में जो तनाव है काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात किया जाए, कम से कम 2020 के बाद से, तो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे कई सारे हमले भी हुए हैं और ईरान ने ये आरोप लगाया है कि इसके पीछे है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, और ईरान का ये भी कहना है कि मोसाद का ये जो ऑपरेशन है ये अज़रबैजान से संचालित हो रहा है। यानी दूसरे शब्दों में ईरान ने अज़रबैजान के ऊपर कई बार, अभी तक पिछले कुछ वर्षों में कई बार आरोप लगाया है कि अज़रबैजान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने यहाँ पनाह देती है और अज़रबैजान को बेस बना करके मोसाद ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करता है। तो ये भी एक कारण है कि ईरान और अज़रबैजान के बीच जो तनाव है काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इजराइल और अज़रबैजान के बीच अगर व्यापार की बात किया जाए तो अज़रबैजान में क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और अज़रबैजान में जो क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इजराइल के द्वारा ही खरीदा जाता है। यानी कि अज़रबैजान के क्रूड पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है दुनिया में वो इजराइल ही है। जबकि इजराइल के द्वारा किए जा रहे व्यापार के बारे में बात किया जाए कि इजराइल क्या बेचता है अज़रबैजान को, तो इजराइल अभी तक अरबों डॉलर के मिलिट्री वेपन्स और टेक्नोलॉजी अज़रबैजान को दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच जो व्यापारिक रिश्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, इजराइल अज़रबैजान संबंध को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि जो ज्यूस है, यहूदी हैं, उनका अज़रबैजान में आबादी 30,000 के आसपास है और यहूदियों को संरक्षण देने का भी काम अज़रबैजान के द्वारा किया जाता है। ये भी एक कारण है कि यहूदी देश यानी कि ज्यूस कंट्री इजराइल का अज़रबैजान के साथ रिश्ता काफ़ी ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से अभी तक आपने ये तो अवश्य समझ लिया होगा कि इजराइल और अज़रबैजान का जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत है। पूरा विस्तार से मैंने इस पे बात किया। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ईरान और अज़रबैजान का जो रिश्ता है वो कैसा है। तो देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि नागोर्नो कराबाख मुद्दा को लेकर के जो ईरान है वो सपोर्ट करता है आर्मेनिया का, जबकि इजराइल सपोर्ट करता है अज़रबैजान का। तो इस वजह से भी, नागोर्नो कराबाख मुद्दा के वजह से भी ईरान और अज़रबैजान का जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि ईरान ने ये आरोप कई बार लगाया है कि इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद अज़रबैजान से ऑपरेट करता है, उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाने में, तो इस वजह से भी रिश्ता खराब है। चलिए आगे समझते हैं। चूंकि जो ईरान है प्राचीन काल और मध्यकाल में यहाँ पर पर्शियन एम्पायर था, ठीक है, और ईरान का ये क्लेम है कि जो आज का अज़रबैजान है वो प्राचीन काल में, मध्यकाल में पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। यानी कि ईरान दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है कि अज़रबैजान एक ज़माने में उसका ही हिस्सा था। तो दोस्तों, ओवरऑल आपने ये समझ लिया कि ईरान और अज़रबैजान का जो रिश्ता है ऊपर से देखने में मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन रिश्ता की अगर बात किया जाए दोनों देशों के बीच रिश्ते का, तो दोनों के बीच एक रेड लाइन खिंचा हुआ है। यानी कि जो रिलेशन है काफ़ी तनाव से भरा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अप्रैल में हुए घटना का। अप्रैल में क्या हुआ था? अप्रैल में सीरिया में एक वाणिज्यिक दूतावास है ईरान का, और सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जवाबी एक्शन लेते हुए ईरान के द्वारा इजराइल के न्यूक्लियर साइट सहित कई अन्य हिस्सों के करीब मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जाता है इजराइल पर। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी ऐसा ही करता है और इजराइल के द्वारा ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइट पे और अन्य लोकेशन पे ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोनों देश यानी ईरान और इजराइल एक दूसरे को न्यूक्लियर वार से निपटने का धमकी भी देते हैं, और उसी बीच ये घटना घट जाता है। और उसके कुछ ही पहले क्या था? उसके कुछ ही दिन पहले तक ईरान और इजराइल एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन से देख लेने की धमकी दे रहे थे। और साथ ही साथ थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान और इजराइल का जो संबंध है इस मिडिल ईस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ईरान और अज़रबैजान का जो संबंध है वो ठीक ठाक नहीं है। और इसी बीच
ईरान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट बांध का उद्घाटन करने आते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश का घटना होता है। तो ये जो ऐसा सिचुएशन है, जो टाइमिंग है और इन देशों का आपस में जो रिलेशन है, इस वजह से ही जो शक का सुई है वो इजराइल की तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है, इजराइल है या कोई और है या ईरान का इंटरनल पॉलिटिक्स है। हाँ, लेकिन जो सिचुएशन है, जो टाइमिंग है, इस वजह से जो शक का सुई है लोगों का, कहीं ना कहीं इजराइल के तरफ है। दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि 3 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस पर शक किया जा रहा है। तो इजराइल पर शक क्यों किया गया है, इजराइल पर शक क्यों किया जा रहा है, उस पर हमने चर्चा कर लिया। आगे हम ये समझते हैं कि आखिर अमेरिकी सैंक्शन के ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर, एक नया और फ्रेश सैंक्शन लगा दिया था ईरान के इकॉनमी के ऊपर 2020 में। उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और उस अमेरिकी सैंक्शन की वजह से क्या हुआ, जो ईरान का इकॉनमी है कहीं ना कहीं डाउन हुआ। देखिए, जो इब्राहिम रईसी साहब थे, वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, वो हेलीकॉप्टर एक अमेरिकी कंपनी का था। हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? बेल 212। ये बेल 212 एक सीरीज़ का हेलीकॉप्टर था जो अमेरिकी कंपनी से ईरान के द्वारा खरीदा गया था काफ़ी वर्ष पहले। अब ये जो हेलीकॉप्टर था, या कोई भी हेलीकॉप्टर हो, या इवन कोई भी ऐसा अगर व्हीकल की भी बात किया जाए, तो कुछ समय समय पर जाहिर सी बात है उसका मरम्मत कराना पड़ता है। अब चूंकि अमेरिका के द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगा दिया गया था, और ये जो हेलीकॉप्टर है इसके जो स्पेयर पार्ट है उनको बदलना काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन उनको बदला नहीं जा पा रहा था क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था और वो पार्ट्स अमेरिका से नहीं आ पा रहा था इस हेलीकॉप्टर का। और इस वजह से ही, चूंकि इसका मरम्मत नहीं हो पा रहा था, इसके स्पेयर पार्ट नहीं बदले जा रहे थे, इस वजह से ये हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं खस्ता हाल में था, और ये वो कारण है जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसा कहना है ईरान के कुछ लोगों का। साथ ही साथ दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर कुछ पॉलिटिशियन हैं, जिनका कहना है कि अमेरिकी सैंक्शन की वजह से हेलीकॉप्टर खस्ता हाल में था और क्रैश हो गया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, ईरान कोई ऐसा देश तो नहीं है, कोई भिखमंगा देश तो नहीं है। ईरान का इकॉनमी ठीक ठाक है, भले ही अमेरिका के द्वारा इस पर सैंक्शन लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसका इकॉनमी ठीक ठाक है। अब ईरान के प्रेसिडेंट क्या किसी खटारा हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगे? जाहिर सी बात है नहीं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिकी सैंक्शन का इसमें हाथ है, तो इस बात में कोई बिल्कुल ही दम नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इजराइल पर शक क्यों व्यक्त किया जा रहा है, साथ ही साथ अमेरिकी सैंक्शन का जो मुद्दा है उस पर भी हमने बात कर लिया। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम नेता हैं अयतुल्ला अली खुमैनी, उनके पुत्र मुज्तबा खुमैनी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क क्यों एराइज हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ईरान को देखेंगे तो यहाँ पर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद यहाँ के जो सुप्रीम नेता हैं, यानी कि जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हैं, उसका कॉन्सेप्ट सामने आता है। ईरान में नया संविधान बना 1979 के बाद, और रूहेला खुमैनी पहले सुप्रीम नेता बनते हैं। ईरान में राष्ट्रपति से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं सुप्रीम नेता। ईरान में अभी तक 2 ही सुप्रीम नेता हुए हैं, 1979 से 1989 तक रूहेला खुमैनी, और जब रूहेला खुमैनी का डेथ हुआ उस समय अयतुल्ला अली खुमैनी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। फिर उनके डेथ के बाद, यानी रूहेला खुमैनी के डेथ के बाद, अली खुमैनी को, यानी पूरा नाम है इनका अयतुल्ला अली खुमैनी, इनको काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा नेक्स्ट सुप्रीम नेता बना दिया गया 1989 में। तो 1989 से अभी तक, यानी पिछले 35 वर्षों से ईरान के, आप कह सकते हैं कि तानाशाह जैसे हैं अयतुल्ला अली खुमैनी, ये यहाँ के धार्मिक नेता हैं। दोस्तों, अगर अयतुल्ला अली खुमैनी की बात किया जाए तो इनका उम्र 85 वर्ष हो चुका है, और ये पिछले 35 वर्षों से ईरान के सुप्रीम नेता है। और सुप्रीम नेता को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है? तो ये काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें शिया धर्म से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोग होते हैं, और जिनकी कुल संख्या 88 होती है, यानी काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में कुल 88 लोग होते हैं, और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। तो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा ही सुप्रीम नेता को सिलेक्ट किया जाता है, या सुप्रीम नेता को हटाने का भी जो पावर है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट के पास ही है। दोस्तों, अयतुल्ला अली खुमैनी 85 वर्ष के हो चुके हैं। अब ईरान को तलाश है एक नए सुप्रीम नेता का। अगर इब्राहिम रईसी की बात किया जाए, जिनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ये ईरान के प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ ही साथ ये ईरान के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक नेता ही हैं। क्योंकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ईरान में सुप्रीम नेता कौन होते हैं? वो मौलवी होते हैं, वो शिया धर्मगुरु होते हैं, जिनको काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट सुप्रीम नेता बनने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा संभावना था, मोस्ट प्रोबेबल वो इब्राहिम रईसी ही थे। यानी ऐसा कयास लगाया जा रहा था
कि अयतुल्ला अली खुमैनी के बाद इब्राहिम रईसी ही वहाँ के सुप्रीम नेता बनने वाले थे, लेकिन चूंकि इनका देहांत हो चुका है तो ये तो अब बन नहीं पाएंगे। अब अगला जो संभावना दिख रहा है वो संभावना दिख रहा है मुज्तबा खुमैनी को लेकर के। मुज्तबा खुमैनी कौन है? अयतुल्ला अली खुमैनी के दूसरे पुत्र हैं मुज्तबा खुमैनी। और ईरान में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट आने वाले कुछ वर्षों में शायद मुज्तबा खुमैनी को ही सुप्रीम नेता के रूप में चुने। तो दोस्तों आप ऐसे समझें कि इब्राहिम रईसी का जो डेथ हुआ, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? इससे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ मुज्तबा खुमैनी को, जो वहाँ के सुप्रीम नेता शायद बनने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में सवाल खड़ा उठता है कि क्या मुज्तबा खुमैनी का भी हाथ हो सकता है इब्राहिम रईसी के मौत के पीछे? तो दोस्तों में भी पॉसिबिलिटी है कि मुज्तबा खुमैनी भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि इन पर भी अभी बस शक ही व्यक्त किया जा सकता है। अब असली कारण क्या है, में भी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में असली कारण का पता चले, या हो सकता है कि असली कारण का पता कभी चल भी ना पाए। दोस्तों इस तरीके से आज का ये जो वीडियो है ये समाप्त हुआ और यहाँ पर हमने 3 टॉपिक पर डिस्कशन किया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस आपको पसंद आया, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।